हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हो, हमने स्टार्ट किए हुए हैं बीए बीएससी फिफ्थ सेम के मैथ्स ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड सेकंड इज रियल एनालिसिस। सो रियल एनालिसिस के इस लेक्चर के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 विच इज़ मेट्रिक स्पेसेस। आज हम मेट्रिक स्पेसेस देखेंगे, इनका कॉन्सेप्ट देखेंगे और फर्स्ट 5 एग्जाम्पल्स करेंगे इस लेक्चर के अंदर। बाकी फिर हम नेक्स्ट में करेंगे। देखो, मेट्रिक स्पेसेस, इनका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस आपको पता है, जैसे अगर मैं कहूँ ये रोड है 5 किलोमीटर का और एक पर्सन ए है वो 1 किलोमीटर कवर कर चुका है, दूसरा पर्सन है वो 2 किलोमीटर कवर कर चुका है। तो अगर मैं आपको कहूँ इस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालो तो आप इजीली निकाल सकते हो, 2 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको इनका पता है। लेकिन अगर यही काम हम सेट के अंदर करना चाहें तो तभी मैथमेटिशियंस ने सोचा कि जब हम डिस्टेंस को यहाँ निकाल सकते हैं तो हम सेट के अंदर भी तो कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना कि हम एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो दूसरे से निकाल सकें। या फिर आप कह सकते हो किसी सेट के एक एलिमेंट का डिस्टेंस उस सेट के दूसरे एलिमेंट से निकाल सकें। तो वही चीज़ है, कोई भी एक सेट आपने लिया, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, यानी कोई ना कोई एलिमेंट उसके अंदर ज़रूर होना चाहिए। नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। कोई भी एक्स आपने नॉन एम्प्टी सेट लिया तो सिंपल सी बात है, इसके ऊपर है ना हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। किस टाइप से हम वो फंक्शन डिफाइन करते हैं कि इसके ना हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं, एक लेते हैं एक्स और एक लेते हैं वाई, और एक डी एक्स फंक्शन बना देते हैं। तो डी एक्स वाई कहीं भी दिखे इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, ये जो डी है ना, ये डी हम कहाँ से कहाँ पे डिफाइन करते हैं, एक्स क्रॉस एक्स से आर पे। एक्स क्रॉस एक्स का मतलब क्या है, एक एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट भी एक्स सेट का ही आएगा, दूसरा एलिमेंट भी इसी सेट का आएगा। इसका क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब हमें इसका एक कोऑर्डिनेट बना लेंगे एक्स कोमा वाई, उसके ऊपर डी फंक्शन लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा, कोई रियल नंबर। जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, कुछ भी आ सकता है। यानी डी का मतलब क्या है, एक्स हमने सेट लिया नॉन एम्प्टी सेट, उसके 2 एलिमेंट उठाए, तो डी एक्स वाई का मतलब क्या है, एक्स और वाई, एक्स सेट के 2 पॉइंट्स, 2 एलिमेंट्स एक्स और वाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम कहते हैं उसको डी को मीट्रिक। ठीक है, यानी डी फंक्शन है। तो उसने कहा अगर वो इन 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है ना फंक्शन, तो हम उसको मीट्रिक कहेंगे। इतना बिल्कुल स्टार्टिंग से एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ। पहली बात क्या है, जो ये जो 4th चैप्टर है ना, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस पे ही बेस्ड है। यानी हम वैसे तो डिस्टेंस निकालते थे नॉर्मली, लेकिन हमारे मैथमेटिशियंस ने ये सोचा कि हमारे मैथ्स के अंदर भी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो किसी सेट के एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे हम डिस्टेंस निकाल पाएँ। तो उसके लिए हमने डी एक फंक्शन बनाया जो कि डी एक्स वाई इस टाइप से हम डिनोट करते हैं। यानी इसके इस एलिमेंट का इस एलिमेंट से डिस्टेंस हम निकालते हैं, कोई ना कोई एलिमेंट आ जाता है, आर लगा लो। ठीक है, यानी इस टाइप से है, इसका मतलब डी कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, एक्स क्रॉस एक्स से आर पे। यानी लगाओगे एक्स के 2 एलिमेंट्स पे और आएगा एक रियल नंबर, रियल नंबर ही आएगा। डिस्टेंस एक रियल नंबर ही तो होता है, नंबर ही होता है एक, किन्हीं 2 चीज़ों के बीच का डिस्टेंस। तो डी अभी तो एक फंक्शन है, लेकिन अगर वो 4 प्रॉपर्टीज उन्होंने दी हुई हैं, अगर इन 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाता है तो हम कहते हैं वो मीट्रिक है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो डिस्टेंस फंक्शन है। देखो, बात करते हैं मीट्रिक स्पेसेस की। एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो कोई मीट्रिक या फिर आप कह सकते हो डिस्टेंस फंक्शन। समझ आया ना डिस्टेंस फंक्शन क्यों है, क्योंकि वो फंक्शन है और इन 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर गया तो हम कहते हैं वो डिस्टेंस फंक्शन है। इज अ रियल फंक्शन, रियल फंक्शन मतलब जिसकी वैल्यू रियल आए। ठीक है, कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन कहीं भी दिख जाए, उसका मतलब क्या है, उस फंक्शन की वैल्यू रियल आएगी। यानी डी एक्स क्रॉस एक्स से आर पे सेट ऑफ रियल नंबर्स पे आप डिफाइन करोगे। यानी एक्स और वाई 2 एलिमेंट्स लोगे एक्स के, उनके ऊपर आप डी लगाओगे और आंसर आएगा कोई रियल नंबर। अभी तक वो फंक्शन है, 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने के बाद हम कहेंगे उसको मीट्रिक या फिर डिस्टेंस फंक्शन। देखो, पहली बात, डी एक्स वाई हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि वैसे तो फंक्शन है, वैल्यू कुछ भी आ जाए, नेगेटिव भी आ सकती है, लेकिन मुझे वो डिस्टेंस फंक्शन बनाना है। यानी डिस्टेंस के वे में सोच के देखो, यानी डी एक्स वाई की वैल्यू हमेशा या तो 0 आई या 0 से बढ़ी आई, तभी तो हम वो डिस्टेंस कहेंगे ना उसको। नेगेटिव तो डिस्टेंस होता ही नहीं कुछ। सो डी एक्स वाई हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, चाहे कोई भी 2 एलिमेंट ले लो।
दूसरी चीज़ क्या है, डी एक्स वाई जीरो कब होगा, यानी इन दो एलिमेंट्स का डिस्टेंस जीरो कब होता है। वैसे सोच के देखो, अगर मैं कह रही हूँ उनकी चीज़ों के बीच का डिस्टेंस जीरो है तो इसका मतलब वो दोनों एलिमेंट सेम है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो उन दोनों की पोजीशन सेम है, एक ही जगह पे हैं दोनों चीज़ें। यानी डिस्टेंस इक्वल जीरो कब होगा, सिर्फ तभी होगा अगर एक्स वाई सेम है, इक्वल है, या फिर आप कह सकते हो एक ही जगह पे हैं। और दूसरी बात, अगर एक्स वाई के इक्वल हो जाता है तो उनके बीच का डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी ले देके हमें उस फंक्शन को डिस्टेंस फंक्शन बनाना है, यानी डिस्टेंस वाली सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कराना है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती और डिस्टेंस जीरो तभी होता है अगर वो एलिमेंट सेम हो या फिर एक ही जगह पे हो। तीसरी चीज़ क्या है, एक्स का वाई से निकालो या वाई का एक्स से निकालो, डिस्टेंस सेम आना चाहिए। ऑब्वियसली यही होता है, ए का बी से डिस्टेंस, बी से ए का डिस्टेंस सेम ही होगा। और फोर्थ चीज़ क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी आप इसको बोलते हो। ये चीज़ आपको पता है, जो एक्स से वाई का डिस्टेंस है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए अगर मैं इन दोनों के बीच में कोई तीसरा पॉइंट ले आऊँ, जेड। यानी एक्स का जेड से जो डिस्टेंस है, देखो हम एक्स और वाई की बात कर रहे थे, ठीक है। फोर्थ केस में हमें कोई तीसरा नंबर जो है, तीसरा एलिमेंट जेड लेना पड़ेगा। तो इसने ये कहा कि जो एक्स का वाई से जो डिस्टेंस है ना, ये हमेशा कम होना चाहिए इस डिस्टेंस के प्लस इस डिस्टेंस के। ये तो ऑब्वियसली होगा, इसको और इसको ऐड करोगे हमेशा बड़ा ही तो आएगा ना इससे। तो वही इसने कहा, इसने इक्वल भी बोल दिया। अब बिल्कुल सोच के बताना, इन दोनों का सम इसके इक्वल कब होगा, अगर ये जेड यहाँ ना होके यहाँ आ जाए, यानी ये इस टाइप से हो जाए एक्स वाई और जेड। तो उस केस में क्या होगा, एक्स का वाई से डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम जेड एंड जेड फ्रॉम वाई। तो तभी इसने कहा ऐसा ही हो सकता है, ये कभी ग्रेटर नहीं होगा, यानी डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। इन चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने वाला जो फंक्शन की वैल्यू आएगी ना, हमेशा ही वो डिस्टेंस की वैल्यू ही आएगी। तो तभी हम कहते हैं दो एलिमेंट्स, किसी कोई पूछे ना मैथ्स में, क्या आप किन्हीं सेट के दो एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। रियल एनालिसिस में हमने पढ़ा है, मैट्रिक्स स्पेसेस का कॉन्सेप्ट आता है, उसमें हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एक्स क्रॉस एक्स से आर पे, यानी दो एलिमेंट्स पे लगाते हैं और आंसर आता है उनके बीच का डिस्टेंस। पहले फंक्शन डिफाइन करते हैं, चार प्रॉपर्टीज को अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो उसको नाम देते हैं मेट्रिक का। और जो डी अगर मेट्रिक हो गया ना, तो एक्स डी ब्रैकेट में लिख लो, वो सेट एक्स और कोमा डी वो फंक्शन। तो इस सेट को आप क्या इस पेयर को आप क्या बोलते हो, मेट्रिक स्पेस, ठीक है, क्योंकि डी मेट्रिक है। और इस पूरे को फिर आप क्या बोल देते हो, मेट्रिक स्पेस बोल देते हो। ध्यान रखना, एक्स डी ये मेट्रिक स्पेस होता है, ये जो पेयर बनाई हमने, और जो डी है जो फंक्शन है वो मेट्रिक होता है। और डी एक्स वाई आपको पता है एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस की बात करता है डी एक्स वाई। ये जो मैंने आपको बताया इसने वही लिखा हुआ है, ये बताता है डिस्टेंस फंक्शन हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। ये सब हमने किया ही क्यों है, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। वो मैंने आपको बताया है, क्योंकि फंक्शन है, एक्स वाई पे मैंने लगाया और आर के इक्वल आया, तो कुछ भी आ सकती है वैल्यू, तो मुझे उसको डिस्टेंस बनाना है। यानी चार प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई होगी ना, तो ऑब्वियसली वो डिस्टेंस ही देगा, यानी हमेशा नॉन नेगेटिव होगी। हमेशा ज़ीरो कब होगा, अगर दोनों पॉइंट सेम हैं, एक्स का वाई से वाई का एक्स से डिस्टेंस सेम होगा। और ट्रायंगल इनइक्वालिटी, मैट्रिक्स स्पेस हमें समझ आ गया ना अच्छे से। अब बात करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल की, डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस। देखो नाम से भी याद रखना, नाम से हैं 4-5 एग्जाम्पल्स इसके, बस नाम से आपको क्यों याद रखना, क्योंकि कई बार ये पूछ लेता है शो दैट डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस इज अ मैट्रिक्स स्पेस। तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में डी एक्स वाई को हम कैसे डिफाइन करते हैं। देखो ये कुछ भी नहीं है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ज़्यादा क्या थोड़ी सी भी टेंशन वाली बात नहीं है। ये तो वही है, आर्बिट्रेरी नॉन एम्प्टी सेट आप लेते हो, डी एक्स क्रॉस एक्स से आर पे डिफाइन करते हो। अब ये हमने खुद से डिफाइन किया है डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस बनाने के लिए, कि अगर वो एक्स और वाई सेम हो जाए तो आंसर आ जाए 0, और अगर वो सेम ना हो तो आंसर आए 1। चाहे इनमें कितना भी डिफरेंस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो अलग अलग हैं तो वैल्यू हमेशा 1 आनी चाहिए। तो क्या ये मैट्रिक्स स्पेस बनाएगा, वैसे सोच के देखो, क्या ये डिस्टेंस फंक्शन बनाएगा, क्या ये डिस्टेंस हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। देखो बिना इसको देखे पहले हम अपने बिहाफ पे इसको देखेंगे, लिखेंगे कैसे, फिर हम देखेंगे उसको भी। पहली चीज़ क्या थी, हमेशा ही या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो ये जो फंक्शन है, तो दो ही वैल्यू है, या तो 0 या 1।
ऑब्वियसली हमेशा ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा होगा, यानी नॉन नेगेटिव होगा। सेकेंड चीज़, अगर सेकेंड चीज़ में ना इफ़, सेकेंड पॉइंट था उसमें इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन है, यानी उसमें आपको हमेशा ये दिखाना है कि अगर एक्स वाई ज़ीरो है तो ये फंक्शन ज़ीरो होगा, और अगर फंक्शन ज़ीरो है तो वो एक्स वाई के इक्वल होगा। ये दोनों चीज़ें आपने दिखानी होती हैं, फिर सेकेंड पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। तो देखो, पहले ये ले लो, अगर एक्स वाई सेम है, एक्स इक्वल टू वाई है, तो डायरेक्टली एक्स डी एक्स वाई ज़ीरो हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं, अगर हमें दिया हुआ है कि डी एक्स वाई ज़ीरो है, ज़ीरो कब होगा? अगर एक्स इक्वल टू वाई होगा। डायरेक्टली लिखना आपने ये भी, क्योंकि जब डायरेक्टली दे रखा है। थर्ड क्या है, अगर एक्स का वाई से डिस्टेंस निकालो और वाई का एक्स से डिस्टेंस निकालो, हमेशा ही सेम आना चाहिए। देखो, दो चीज़ें हो सकती हैं, दो ही केस बन सकते हैं, और वो दो केस क्या बनेंगे? या तो एक्स वाई के इक्वल है या एक्स वाई के इक्वल नहीं है, ये तो हमें पता है। अगर एक्स वाई के इक्वल हो गया तो देखो, अब इसको भूल जाओ, इस जो सेकेंड लाइन है ना, इसको भूल ही जाओ, इसका हमें कोई काम नहीं है। अगर एक्स वाई के इक्वल है तो डी एक्स वाई क्या होगा? ज़ीरो। और डी वाई एक्स भी क्या होगा? ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि सेम ही हो गए। जब एक्स वाई डी एक्स वाई निकालो वो भी ज़ीरो होगा, डी वाई एक्स निकालो वो भी ज़ीरो होगा। अगर एक्स वाई के इक्वल नहीं है तो डी एक्स वाई क्या होगा? वन। और डी वाई एक्स भी तो क्या होगा? वन होगा। तो इसका मतलब थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। अब हम बात करते हैं लास्ट फोर्थ की, कौन सी होती है? ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी के लिए हम क्या करते हैं? 3 पॉइंट्स लेते हैं, 3 पॉइंट्स लेते हैं ना, एक्स वाई जेड। अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी के केस में ना, अब यहाँ पे कौन इक्वल है कौन इक्वल नहीं है, ये चीज़ हमें ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि इसी हिसाब से इसने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। तो देखो, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। इसने क्या कहा, इसके 5 ही केस हो सकते हैं। देखो, सबसे पहले लिख लेते हैं, याद कैसे करना है उसको देखो। पहली बात, पहला केस हो सकता है तीनों इक्वल हो। दूसरा केस हो सकता है ये इक्वल हो ये इक्वल ना हो, यहाँ पे लगा दो कट। तीसरे केस में यहाँ पे लगा दो, और पांचवें केस में दोनों पे लगा दो। इजी है, यहाँ पे किसी पे नहीं लगाना। सेकंड केस में यहाँ, थर्ड में यहाँ, और फिफ्थ में दोनों पे। यहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ y है वहाँ z कर दो, जहाँ z है वहाँ y कर दो, और यहाँ पे कट लगाओ। ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है ना x z के इक्वल ना हो, क्योंकि यहाँ पे हम x का y के साथ रिलेशन निकाल रहे हैं, x का z के साथ तो निकाला ही नहीं। तो x अगर z के इक्वल ना हो लेकिन y के इक्वल हो, ऐसा हो सकता है। तो देखो, अब हम बात करते हैं फोर्थ की। फर्स्ट में तो वही है, क्लियरली दिस। सेकंड में भी ऐसे लिखना है, थर्ड में भी बिल्कुल लिखने का वे है, वैसे आपको समझ आ गया बस। अब ये देखो, 5 केस हो सकते हैं। अब हम हर केस के अंदर ना डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और जी डेज वाई की वैल्यू निकालेंगे। उससे फिर हम देख लेंगे कि इन किसका सम किसके इक्वल आ रहा है। देखो, अगर ये तीनों इक्वल हैं, अब इक्वल होने पे तो डिस्टेंस फंक्शन जीरो होता है, सो डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर एक्स वाई के इक्वल है तो डी एक्स वाई क्या होता है? जीरो होता है ना। तो एक्स वाई के इक्वल है तो डी एक्स वाई क्या होगा? जीरो। वाई जेड के इक्वल है तो डी वाई जेड क्या होगा? जीरो। और एक्स जेड के इक्वल है तो डी एक्स जेड क्या होगा? जीरो। तो यहाँ से क्या है, डी एक्स वाई किसके इक्वल है? जीरो में जीरो ऐड करो, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि देखो इसमें यही था, लेस देन और इक्वल टू आ गया, इसका मतलब प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। बट सेटिस्फाई कब नहीं होगी? अगर ये ग्रेटर आ जाए। बस हमें यही दिखाना है, या तो इक्वल आएगा या लेस आएगा, ग्रेटर कभी नहीं आ सकता। देखो, इस केस में देखो, एक्स वाई के इक्वल है तो डी एक्स वाई क्या होगा? जीरो। एक्स और जेड की बात करो, एक्स और जेड इक्वल नहीं है, इसका मतलब पता है क्या है? एक्स और वाई तो सेम है, जैसे टू टू लगा लो, और जेड इन दोनों से अलग है, बस इतनी सी बात है। तो इसका मतलब क्या है, एक्स का वाई से डिस्टेंस निकालोगे तो जीरो आएगा, लेकिन एक्स का जेड के साथ निकालोगे या वाई का जेड के साथ निकालोगे वो वन वन आएंगे, क्योंकि ये सेम नहीं है। तो डी एक्स वाई लेस हो गया ना इन दोनों के सम के, यहाँ भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। सी पार्ट में देखो, इसने ये कहा एक्स वाई के इक्वल नहीं है, एक्स और वाई इक्वल नहीं है, लेकिन वाई जेड के इक्वल है। तो इसका सिंपल से मतलब क्या है, वाई का जेड से डिस्टेंस तो आएगा जीरो, लेकिन बाकी जो दो बच गए पेयर, उनका डिस्टेंस क्या आएगा? वन वन। तो ये वन ये वन ये जीरो, तो डी एक्स वाई इक्वल टू दिस प्लस दिस, इक्वल आ गया इस केस में। इस केस में देखो, ये दोनों सेम है, लेकिन इनमें से कोई भी इसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब
डी एक्स जेड तो आएगा 0, लेकिन डी एक्स वाई और डी जेड वाई बनाएगा। तो दिस इज इक्वल टू इन दोनों का सम। लास्ट क्या है, कोई भी किसी के इक्वल नहीं है तो सारे डिस्टेंस 1 आएंगे। तो ऑब्वियसली 2 का सम करोगे 2 आया, या 1, तो 1 इज ऑलवेज लेस देन 2 ना। तो हर केस के अंदर या तो 0 है या फिर लेस है। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। तो ये मीट्रिक है, ये मीट्रिक है, तो ये मीट्रिक स्पेस है, और इसका नाम दिया जाता है स्पेशली डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, और इस मीट्रिक को बोलते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक। ठीक है, बस इसमें डी एक्स वाई अलग अलग टाइप से डिफाइन होगा और कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो डी आर क्रॉस आर से आर पे डिफाइन कर दिया, वहाँ हम एक्स क्रॉस एक्स लेते थे ना, एक्स इसने रियल नंबर्स का सेट ले लिया, यानी जिनका डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं ना वो दोनों भी रियल नंबर ही होंगे। अब ये तो देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, किन्हीं भी दो रियल नंबर्स का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है वो क्या होता है, एक्स और वाई उनका डिफरेंस है, उसका मॉडुलस ही तो होता है। रियल नंबर है, कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं उनको, नंबर लाइन पे। ठीक है, ये वाली लाइन नहीं, ये सिंगल नंबर लाइन। मैंने सोचा था वो बने बनाई थी उस पर काम चल जाएगा, पर चला नहीं, क्योंकि नंबर लाइन तो ऐसे होते हैं ना स्ट्रेट, जैसे 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, इनके बीच में भी बहुत सारे पॉइंट आएंगे। ठीक है, नंबर लाइन है ना ये, -1 -2। अब रियल नंबर है, किन्हीं भी दो रियल नंबर्स का डिस्टेंस निकालना आपने, कैसे निकालते हो, उस नंबर्स में से उस दूसरे नंबर को माइनस कर दो। 2 और 1 का डिफरेंस निकालना है, 2 और 1 का सॉरी, तो 2 - 1 ही करोगे। किसी और का देख लो, आपने 0 और 1 का डिस्टेंस निकालना है, तो ये तो 0 में से 1 माइनस कर दो, या 1 में से 0 माइनस कर दो। यहाँ पर आएगा -1, यहाँ आएगा 1। लेकिन डिस्टेंस फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए हम यहाँ पे ना मॉडुलस लगा देते हैं। तो तभी इसने कहा कोई भी दो रियल नंबर लोगे ना अगर आप, क्योंकि इसने आर क्रॉस आर से आर पे डिफाइन किया है, यानी किन्हीं दो रियल नंबर्स की बात हो रही है, तो डी एक्स वाई किस टाइप से डिफाइन होता है नंबर लाइन पे, एक्स माइनस वाई का मॉडुलस। इसको दिखा दो कि चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। देखो हमेशा देखने से ही लग रहा है हमेशा सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू है ना, पॉजिटिव हो सकती है या ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकती हैं जब अक्सर वाइज इक्वल है तो बस। दूसरी चीज़, ये 0 कब होगा, इसकी वैल्यू रख दो, x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू वाई। ये देखो डबल साइड इसने लगा रखा है, इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी लास्ट में क्या आ गया, डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ x इक्वल टू वाई। तीसरी चीज़ क्या है, डी एक्स वाई ये होता है, इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस बाहर ले लो, अब मॉडुलस के बाहर तो आएगा नहीं, यानी y माइनस एक्स हो गया, ये क्या हो गया, डी वाई एक्स, यानी डी एक्स वाई डी वाई एक्स सेम होता है। अब डी एक्स वाई की आप बात करो, क्या है, x माइनस वाई है, z ऐड कर दो, z ही सब्ट्रैक्ट कर लो। अब ये मैं आपको रियल में भी कई बार बता चुकी हूँ, मॉडुलस पूरी के ऊपर होता है ना, तो अगर हम उसको अलग अलग करना चाहें तो वो लेस देन इक्वल टू हो जाता है बड़े वाला, यानी सारे के ऊपर जो मॉडुलस है, दिस टर्म इज लेस देन इक्वल टू जब अलग अलग पे मॉडुलस हो, दिस प्लस दिस, ये क्या है, डी एक्स जेड, ये क्या है, डी जेड बाय, सो दिस इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड बाय। तो ये क्या हो गए, दोनों चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। तो फंक्शन क्या हो गया, मीट्रिक, और आर डी क्या हो गया, मीट्रिक स्पेस। एक्स डी लेते हैं ना, एक्स इसने आर बोला हुआ है, तो ये क्या हो गया, मीट्रिक स्पेस। बात करते हैं यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस, क्या है इसके अंदर, अलग अलग टाइप से सिर्फ फंक्शन ही डिफाइन किया हुआ है और कुछ ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, यानी डी एक्स वाई इस टाइप से डिफाइंड है, एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर और फिर उसका हाफ कर दो। देखो पता क्या है, x इज इक्वल टू आर रेस टू द पावर n है, मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे ना, जो x आपने लिया है ना आर रेस टू द पावर n में, ये किस टाइप का होगा, x1 x2 xn, y1 y2 yn। अब इसने ये कहा है इससे डिस्टेंस कैसे निकालोगे, किसी ना किसी टाइप से तो डिस्टेंस डिफाइन करोगे ना आप उसका। तो इसने एक तरकीब निकाली, क्या आप जो कोऑर्डिनेट है ना, जैसे x1 है उसको उसमें से उस y1 को माइनस कर दो, ठीक है, x2 में से y2 को, एंड उसको एंड सो ऑन सबको कर दो, फिर निकालो उन सब का स्क्वायर, क्योंकि कोई वैल्यू नेगेटिव होगी कोई वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर हम उनको बिना स्क्वायर लिए ऐड कर देते हैं तो कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव, वो डिस्टेंस ठीक से नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि कोई पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगी, ऐसे डिस्टेंस नहीं निकाला जाता, ऐड किया जाता है। तो इसीलिए हम स्क्वायर लेते हैं ताकि जो नेगेटिव वैल्यू हो ना वो रिमूव हो जाए। फिर उन सबको ऐड कर दो,
उसके बाद ये जो स्क्वायर है ये तो हमें लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि जब दो एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हो स्क्वायर का तो कोई काम ही नहीं होता। हमने लिया क्यों था? जस्ट इन चीज़ों को पॉजिटिव बनाने के लिए। तो इसलिए इसने पावर इसकी 1/2 और कर दी। ठीक है, इसलिए इसने ऐसा किया है। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, सेट ऑफ ऑर्डर्ड एन टपल्स। जैसे एन नंबर है ना, ये x1 x2 से लेके xn एन नंबर है, तो इनको ऑर्डर्ड एन टपल्स का सेट बोला जाता है। फॉर फिक्स्ड एन बिलोंग्स टू एन, एन फिक्स्ड होता है। जैसे r³ ले लिया तो उसमें x1 x2 x3 इतने ही एलिमेंट्स होंगे। डिस्टेंस कैसे डिफाइन करोगे? ये चीज़ें जो हम बता रहे हैं ना, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। जैसे रियल लाइन है, उन पे डिस्टेंस कैसे डिफाइन करते हो? x माइनस वाई का मॉड। कोई कोऑर्डिनेट है, उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हो? x1 माइनस y1, x2 माइनस y2 सारे निकाल के सबका स्क्वायर कर लो, फिर सबको ऐड कर दो और फिर उनकी टोटल पावर 1/2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और ये स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। अब ये मत कहना आप यहाँ पे बॉर्डर्स पे तो ले सकते थे। स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, यही यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस होता है। उस केस में कुछ गड़बड़ आई होगी तभी उन्होंने यही कहा ना। बस इसको प्रूव कर दो, ये क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब स्क्वायर की स्क्वायर टर्म्स हैं। स्क्वायर कभी भी किसी भी वैल्यू का नेगेटिव हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। यानी पॉजिटिव होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकती हैं। तो उनका आपने सम किया है और उन्हीं की पावर की है समथिंग, तो हमेशा ही वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, क्योंकि xy माइनस वाई आई का स्क्वायर हमेशा ही 0 से बड़ा होगा। उसकी पावर 1 सबमिशन कर लो और फिर 1/2 पावर कर लो, वो भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और ये क्या है? dxy है। सेकंड क्या था? अगर 0 हो जाता है ये dxy, तो इसका मतलब ये क्या होगा? 0। ये सारा इन सब का समेशन ही 0 है, इसका मतलब हर टर्म 0 है, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं। और आप बोल रहे हो ऐसा तो हो सकता था ना कि अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है, अगर उनका सम 0 आ रहा है तो हम ये नहीं कह सकते हर टर्म 0 है। लेकिन ये तो कह रहा है हर पॉजिटिव, हर स्क्वायर वाली टर्म का सम 0 है। तो स्क्वायर वाली टर्म का सम 0 है, यानी वो नेगेटिव तो कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब हर टर्म 0 है। यानी xi माइनस वाई आई इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई, यानी xi इक्वल टू वाई आई। यानी ये 0 कब है? अगर xy के इक्वल है। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। ये डबल साइड इम्प्लाई लगाना है, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, यानी यहाँ से यहाँ जा सकते हो, यहाँ से यहाँ जा सकते हो। तीसरी चीज़ देखो, dxy ये है, इसको yi माइनस xi लिख सकते हो, ये हो गया dyx, ये तो ईजी है। नेक्स्ट देखो, एक मिन्कोस्की इनइक्वालिटी का यूज़ करेंगे हम इसमें, कुछ नहीं है उसके अंदर भी। देखो हमें प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखो dxy ये है, ठीक है, और क्या चाहिए होता है हमें? dxz चाहिए होता है, वो ये है, और dzy चाहिए होता है, वो ये है। और कुछ मत देखो, जो मैं बोल रही हूँ बस वो देखो। dxy ये है, dxz ये है, और dzy ये है। क्या प्रूव करना है आपको? कि जो ये dxy है ना, ये लेस देन इक्वल टू होगा इसके और इसके सम के। अब इसका और इसका सम, इससे लेस ये इसका और इसका सम है ना, और जो ये अकेला है, इस अकेले को हमने लेस देन इक्वल टू दिखाना है इन दोनों के सम के। तो देखो वैसे भी तो आपको दिख रहा है रूट में है, फिर स्क्वायर भी है, तो डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते, कुछ ना कुछ हमें ट्रिक लगानी पड़ेगी। उसके लिए क्या कर रहे हैं, xi माइनस जेड आई को पुट कर रहे हैं अल्फा आई, और जेड आई माइनस वाई आई को पुट कर रहे हैं ये बीटा आई। तो ये क्या हो गया? अल्फा आई का स्क्वायर उसका रूट, बीटा आई का स्क्वायर समेशन फिर उसका रूट। अब इसको तो हम ऐसा रख नहीं सकते, इसको भी अल्फा आई और बीटा आई के टर्म्स में हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना, dxy को भी। उसके लिए क्या करो, zy ही ऐड कर दो और zi ही सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर xi माइनस zi अलग रख लो, zi माइनस yi अलग रख लो। अब xi माइनस zi क्या है? अल्फा आई। zi माइनस yi क्या है? बीटा आई। ये क्या बन गया? अल्फा आई प्लस बीटा आई का होल स्क्वायर 1/2। अब इनको ध्यान से देखो, ये है इसका सम का स्क्वायर और फिर रूट, ये है अकेले का स्क्वायर फिर रूट, इसका अकेले का स्क्वायर रूट। यानी डायरेक्टली तो हम अभी भी नहीं लिख पा रहे। अब हमें मजबूरन एक इनइक्वालिटी होती है उसका यूज़ करना पड़ेगा। वो क्या कहती है? देखो कि किन्हीं भी दो टर्म्स का सम है, उसकी कोई पावर है, समेशन है, और फिर उस वही रूट है, तो वो लेस देन इक्वल टू होता है इन अलग अलग की पावर्स, समेशन और फिर उनके रूट्स के। ध्यान से समझना इस चीज़ को। पी को आप 2 ले लो, तो यही चीज़ तो हो गई, सम फिर स्क्वायर फिर समेशन और फिर 1/2, फिर ये इसका स्क्वायर 1/2, इसका स्क्वायर 1/2। ये चीज़ क्या थी? dxz थी ना।
और यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, dz/y, क्योंकि इस टाइप का है। और इनका सम की पावर और फिर रूट, इसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, dxy। यानी इसी चीज़ को अगर आप हमारे वाले टर्म्स में रिप्रेजेंट करो अपने क्वेश्चन वाली, तो हम ये लिख सकते हैं ना, दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस प्लस दिस। ये क्या है, dxy, ये क्या है, dxz, और ये क्या है, dzy। बस सिंपल सी बात है, ज़्यादा देखने में बड़ा लग रहा था ना, वैसे कुछ नहीं है। तीनों वैल्यूज़ लिखी, इसको अल्फा आई पुट किया, इसको बीटा आई, इसको भी अल्फा आई और बीटा आई की फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। फिर हमने मिनकॉस्की इनइक्वालिटी का यूज़ किया, हमारे वाले क्वेश्चन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो ये चीज़ आ गई। ये क्या है, dxy, ये क्या है, dxz, और ये क्या है, dzy। हो गया ना प्रूव। यानी थर्ड एग्जाम्पल भी हमारा हो चुका है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है, अच्छे से समझोगे तो वो भी नहीं है। एक चीज़ और इसने यहाँ बताई है कि यहाँ पे रियल नंबर लेते हो, यानी जो एन टपल है वो रियल नंबर से लेते हो तो वो यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस है। अगर रियल की बजाय कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हो तो आप उसको बोलते हो यूनिटरी मेट्रिक स्पेस। यहाँ यूक्लिडियन, रियल के केस में यूक्लिडियन, कॉम्प्लेक्स के केस में यूनिटरी। ये चीज़ ध्यान रखना, ये बुक में मे बी हो, आई डोंट नो, बट ये चीज़ ध्यान रखना, होगी तो पढ़ लेंगे ना। आर है तो यूक्लिडियन, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं तो यूनिटरी बोलते हो। फोर्थ और भी इजी है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट ले लिया और सी क्रॉस सी से आर पे डिफाइन कर दिया फंक्शन। देखो ध्यान से समझना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो डिस्टेंस है वो इसने कैसे बताया, उन दोनों के बीच का डिफरेंस और फिर उसका मॉडुलस। अब मॉडुलस आपको पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस कैसे निकाला जाता है, जैसे x प्लस आयटा वाई है, उसका मॉडुलस क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे पता चलेगा आपको। देखो पहली चीज़ हमें क्या दिखाते हैं कि जो dz1z2 है ना, ये हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। कैसे दिखाओगे, dz1z2 है तो इस चीज़ के इक्वल, z1 आपने मान लिया x1 प्लस आइटा y1, ये मान लिया x2 प्लस आइटा y2, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इसी टाइप के होते हैं, x प्लस आइटा y टाइप के। दो नंबर मानने हैं, 1 1 मान लो, फिर z2 में 2 2 मान लो। ये मैंने आपको बताया था, ग्रुप्स एंड रिंग्स में भी बताया हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो ये जो एलिमेंट्स हैं ना, ये रियल नंबर आते हैं, और अगर गॉसियन इंटीजर हो तो जो ये नंबर है ना, ये कहाँ से आते हैं, इंटीजर होते हैं। चलो उस चीज़ को छोड़ो अभी। अब z1 माइनस z2, z1 क्या है, ये है, z2 क्या है, ये है। x1 x2 को अलग से कर लिया इकट्ठा, आइटा वाली टर्म्स को इसने अलग से इकट्ठा कर लिया। अब ये मैंने आपको बताया था, x प्लस आइटा वाई है तो उसको कैसे निकालते हो, मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका रूट। x की जगह है x1 माइनस x2, y की जगह है y1 माइनस y2। अब एक बात बताओ, किसी भी चीज़ का जो रूट है, कभी भी आपने नेगेटिव देखा है, कभी भी नहीं आता। तो इसका मतलब या तो ये ज़ीरो होगा, ज़ीरो हो सकता है, या फिर पॉजिटिव, नेगेटिव तो होगा नहीं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा। अब ये ज़ीरो कब होगा, अगर ये ज़ीरो है यानी ये इसके ज़ीरो है, यानी ये इक्वल है, इफ़ एंड ओनली इफ वाला साइन है ये। थर्ड, इनका ये dz1 z2 निकालोगे तो ये होगा, माइनस कॉमन ले लो, z2 माइनस z1 dz2 z1। फोर्थ देख लो, ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे z1 ही ऐड कर दो, z1 ही सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर z1 z3 को इकट्ठा और z3 z2 को इकट्ठा। ये क्या है, dz1 z3, ये क्या है, dz3 z2। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस प्लस दिस। ठीक है, फिफ्थ एंड लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस लेक्चर इज, दो पार्ट हैं इसके, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर और फिर आर, यानी वो जो दो एलिमेंट्स लोगे ना आप, जिनके बीच का अपने डिस्टेंस निकालना है, वो आर स्क्वायर से आएंगे, यानी एक्स वाई टाइप के एलिमेंट होंगे, यानी x1 x2 और y1 y2 के बीच का डिस्टेंस आपने निकालना है, और डिस्टेंस फंक्शन इन्होंने इस टाइप से डिफाइन किया हुआ है। एक चीज़ ध्यान रखना, जो रियल नंबर्स के केस में जो एग्जाम्पल नंबर मैंने 2 बताया था, वो तो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं कि रियल लाइन पे दो नंबर्स का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। बाकियों में इन्होंने अपनी तरफ से डिफाइन किया हुआ है कि जैसे अगर डिस्टेंस ये हो तो क्या ये मेट्रिक स्पेस बनेगा, अगर डिस्टेंस फंक्शन इस टाइप से हो तो क्या मेट्रिक स्पेस बनेगा, बस ये पूछना चाहता है। ठीक है, स्टैंडर्ड, हर कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, कहने का मतलब ये है, स्टैंडर्ड उसमें था रियल लाइन वाले केस में। ठीक है,
एक यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस वाला भी होता है, एक यूनिटरी मीट्रिक स्पेस भी होता है। बाकी जैसे ये दोनों हैं, ये जस्ट हमें बस एक ऐसे प्रूव करने के लिए बोला हुआ है ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, स्टैंडर्ड चीज़ें नहीं होती है। अब देखो इस टाइप से डिफाइन कर दिया, क्या ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि मॉडुलस वाली वैल्यू है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगी, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगी। और किन्हीं दो नॉन नेगेटिव टर्म्स का सम भी हमेशा नॉन नेगेटिव ही होता है, तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। सेकंड क्या है, अगर ये इक्वल है तो ये इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि एक्स क्या है, x1 x2, y क्या है, y1 y2। ये इक्वल है यानी x1 इक्वल टू y1 है, x2 इक्वल टू y2 है। इक्वल है यानी इनके डिस्टेंस भी सेम होगा, डिस्टेंस भी सेम नहीं सॉरी ज़ीरो होगा, क्योंकि x1 और y1 हैं क्या, रियल नंबर, और कोई दो रियल नंबर इक्वल है तो उनके बीच का डिस्टेंस भी तो ज़ीरो होगा ना। ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, इनका सम भी ज़ीरो होगा। ये क्या है, dxy, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी इफ़ एंड ओनली इफ़, यहाँ से यहाँ जा सकते हो, यहाँ से यहाँ जा सकते हो। ज़्यादा लेंथी ना करना पड़े इसलिए साथ में ये साइन लगा देते हैं। आप बिना ये साइन लगाए x इक्वल टू वाई लेके यहाँ तक पहुँच जाना, फिर dxy इक्वल टू ज़ीरो लेके उल्टा करके यहाँ पहुँच जाना, अगर आपको थोड़ा लेंथी दिखाना है तो, ठीक है ना। टोटली डिपेंड्स ऑन यू। थर्ड क्या है, dxy है, ये होगा, y1 माइनस x1 लिख सकते हो, y2 माइनस x2 लिख सकते हो, dyx हो गया। फोर्थ क्या है, dxy। अब देखो इसको ना आपने कुछ ना कुछ करके इसके और इसके सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ये इस चीज़ के इक्वल है, तो आपको कहीं ना कहीं z1 की और z2 की ज़रूरत पड़ेगी ना, क्योंकि z लोगे ना वो z1 z2 लोगे, तो उसके लिए क्या करो, इसमें आपने ये सारे 1 1 है तो माइनस z1 प्लस z1 कर दो, यहाँ पे 2 2 है तो माइनस z2 प्लस z2 कर दो। तो अब पूरे पे है दिस इज लेस देन इक्वल टू x1 माइनस z1 प्लस z1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस z2 माइनस y2, ठीक है। अब इसने क्या किया, जो जो हमारे काम की है ना उसको इकट्ठा कर लो, क्योंकि dx z कब आएगा, अगर x और z वाली टर्म्स का सम होगा, यानी इसको और इसको इकट्ठा करो प्लस इसको और इसको इकट्ठा करो, दिस इज dx z, दिस इज dz y। सो दिस लेस देन का साइन था ना बीच में, लेस देन इक्वल टू का, सो dxy इज लेस देन इक्वल टू दिस, क्योंकि ये इक्वल का मतलब क्या है, इस टर्म के इक्वल है ये दोनों चीज़ें, लेकिन इसके बात करो तो ये लेस देन इक्वल टू है इस सब के, यानी इसके, यानी ये मेट्रिक हो गया, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई तो मेट्रिक हो गया ना। अब जो बी पार्ट है उसमें ज़रा सा डिफरेंस है कि डिस्टेंस फंक्शन इस टाइप से डिफाइन किया है, इन दोनों में जो मैक्सिमम आएगा वो होगा डिस्टेंस। तो पहली वाली चीज़ तो इजीली हो जाएगी, जब ये भी नॉन नेगेटिव है और ये भी नॉन नेगेटिव है तो मैक्सिमम इनमें से ही कोई आएगा, या तो ये या फिर ये, तो वो भी तो नॉन नेगेटिव होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड की, dxy ज़ीरो कब होगा, dxy की वैल्यू रख दो, या जब ये ज़ीरो होगा। अब ये दो ही टर्म है, इनमें से कोई मैक्सिमम है वो ही ज़ीरो है, और नेगेटिव ये हो नहीं सकते क्योंकि मॉडुलस है, और मैक्सिमम ही ज़ीरो है, तो इसका मतलब दोनों ही ज़ीरो हो गए ना, दिस इज ज़ीरो एंड दिस इज ज़ीरो। उसके बाद ये x इक्वल टू वाई आ जाएगा, उसके बाद तो डायरेक्ट। थर्ड क्या है, dxy x के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि x1 माइनस y1 को y1 माइनस x1 लिख सकते हो, x2 माइनस y2 माइनस x1 लिख सकते हो। फोर्थ क्या है, लेट x इक्वल टू x1 x2, क्योंकि 3 एलिमेंट्स लेने होते हैं ना, ये तो हम ले ही रहे हैं स्टार्टिंग से, z और ले लो एक। अब यहाँ पे मेन काम है, आपने क्या करना है, देखो इसको बिल्कुल ध्यान से समझो, तुम्हें दिखाना क्या है कि dxy इज लेस देन इक्वल टू dxz प्लस dzy। dxy क्या है, मैक्सिमम ऑफ मॉडुलस ऑफ x1 माइनस y1 एंड x2 माइनस y2, इसको आपने लेस देन इक्वल टू दिखाना है इसके और इसके। हम क्या दिखाएंगे कि जो x1 माइनस y1 है ना और x2 माइनस y2 है, इन दोनों का मॉड है, ये इनसे लेस देन इक्वल टू है, मतलब मैं ये दिखाऊंगी कि ये वाली टर्म भी इन दोनों के सम से लेस देन इक्वल टू है, और ये वाली टर्म भी इन दोनों के सम से लेस देन इक्वल टू है, तो इनका मैक्सिमम क्या आएगा, इन दोनों में से ही कुछ आएगा ना, और ये दोनों इन दोनों के सम से लेस देन इक्वल टू है, तो इसका मतलब अगर ये दोनों लेस देन इक्वल टू हो जाती हैं तो इनका मैक्सिमम भी इससे लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। यानी अब हमें इन दोनों को प्रूव करने पर फोकस करना है, और दोनों को भी ज़रूरत नहीं है, एक प्रूव कर दें उसके बाद सिमिलरली कर देंगे कि ये भी इससे लेस होगा, यानी मेन काम है हमें ये प्रूव करना है। अब चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक बात बताओ,
जो डी एक्स जेड है वो इस चीज़ के इक्वल होगा, ये तो हमें पता है डेफिनेशन से। अब ये क्या है, मैक्सिमम है इन दोनों का। अब इसका मतलब क्या है, ये जो पहली वाली चीज़ है ये लेस देन इक्वल टू है ना इसके मैक्सिमम के। क्यों? क्योंकि देखो मैक्सिमम या तो इन दोनों का मैक्सिमम है, या तो इनका मैक्सिमम ये होगा या फिर ये होगा, दो ही वैल्यू हैं, इनका मैक्सिमम या तो ये होगा या ये होगा। अगर मैक्सिमम ये हो गया तो ये टर्म इक्वल हो जाएगी इन दोनों के मैक्सिमम के, जो कि ये है। यानी अगर ये मैक्सिमम ये है ना तो इक्वल वाला साइन आ जाएगा, और अगर मैक्सिमम ये है तो इन दोनों का मैक्सिमम ये है, यानी ये छोटी है ना इससे। सो ये वाली जो टर्म है x1 है ये, तो जो x1 माइनस z1 है ना ये वाली टर्म इन दोनों के मैक्सिमम से यानी इस चीज़ से छोटी हो जाएगी। यानी टोटली हम कह सकते हैं दिस टर्म इज लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस एंड दिस, कह सकते हैं ना। और ये है क्या, dxz, ये वाली टर्म dxz है। बिल्कुल उसी टाइप से आप ये भी कह सकते हो कि z1 माइनस वाई का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू हो जाएगा z1 माइनस वाई के मॉडुलस के और इसके मॉडुलस के मैक्सिमम के। ये है क्या, dzy के इक्वल है। अब बीच वाले को करो गायब, इसको भूल जाओ। तो इसका मतलब क्या है, ये मॉडुलस लेस देन इक्वल टू है dxz के और ये मॉडुलस लेस देन इक्वल टू है dzy के। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर देते हैं, ऐसे ही राइट हैंड साइड को भी ऐड कर देते हैं। यानी z1 माइनस z2 प्लस z1 माइनस y1 लेस देन इक्वल टू हो जाएगा dxz प्लस dzy के। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मैंने इसको मान लिया। अब बात करते हैं x1 माइनस y1 के मॉडुलस की। z1 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, z1 ही मैंने ऐड कर दिया। अब ये चीज़ लेस देन इक्वल टू होगी ना, इन पे अलग अलग पे अगर मैंने मॉडुलस लगा दिया तो। लेकिन जो ये वाली टर्म थी ये मैंने अभी क्या बताया था, लेस देन इक्वल टू है इस टर्म के। ये टर्म लेस देन इक्वल टू है इसके, और इससे भी लेस कौन है, x1 माइनस वाई का मॉड। यानी इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि जो x1 माइनस वाई का मॉड है ना वो लेस देन इक्वल टू है इन दोनों के सम के। वही तो हमें प्रूव करना था कि x1 माइनस वाई का मॉड लेस देन इक्वल टू है इन दोनों के सम के। फिर हम लिख देंगे सिमिलरली दिस इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू दिस प्लस दिस। ये भी लेस है ये भी लेस है, तो इनका मैक्सिमम भी तो लेस देन इक्वल टू होगा। इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो जो मैंने आपको समझाया है वैसा वैसे ही इसने लिखा हुआ है, तो ये चीज़ लेस हो जाएगी तो डी क्या बना देगा, मेट्रिक। आगे भी इजी ही है लेकिन उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छे से कर लेना। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।